हेलो बच्चा लोग, कल हम लोगों ने बात करी थी आपसे फैराडे नियम के बारे में और फैराडे के दोनों नियम के बारे में बात करके आज समय है उन फैराडे नियम के कुछ न्यूमेरिकल्स को करने का। तो न्यूमेरिकल को करने से पहले उनके फॉर्मूलों के बारे में कुछ बात हो जाए। आप सारे के सारे फॉर्मूले एक पेज पर कहीं नोट कर लीजिए, उसके बाद में सवाल करेंगे हम लोग। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ा सा मदद ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो एक बार फॉर्मूले आपको रिवाइज करा देता हूँ, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए, जब आपने फैराडे फर्स्ट लॉ की बात करी थी तो सबसे पहला जो फॉर्मूला आया था वो फॉर्मूला आया था ये W = ZIT। ओके, तो W को आपने Z को लिखा था आपने E/F × I × T। W यहाँ पे क्या होता है, मात्रा है, अमाउंट है जो कैथोड एनोड पे आपका अवक्षेपित हो जाता है। E आपका इक्विवेलेंट वेट होता है, F फैराडे कांस्टेंट होता है, I धारा का मान है और T लग रहा है आपका समय लग रहा है। T को ध्यान रखिए, T आप सेकंड में यूज़ करें आप लोग, ठीक है। इस फॉर्मूले को और भी कई तरीके से चेंज किया जा सकता है, ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए कैसे चेंज करते हैं। जो आपका E है, E होता है इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है आपको शायद पता हो, इसके बराबर होता है भार। जो आपका इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हो आप, इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार निकालने के लिए क्या करते हो आप, अणुभार बटे उसका संयोजकता करते हो। तो अणुभार को मैं M से प्रदर्शित कर दे रहा हूँ और संयोजकता को मैं N से प्रदर्शित कर दे रहा हूँ, संयोजकता को मैं N से प्रदर्शित कर दे रहा हूँ। और आप ध्यान दीजिए, M यहाँ पे क्या होता है, M होता है आपका अणुभार। अगर मैं M को इधर कर दूँ, W/M = I × T × N/F। ये तो हो जाएगा। अगर M को मैं इधर ले आऊँ, M केवल इधर लेके आ रहा हूँ तो ये तो बचेगा, और भार बटे अणुभार क्या बन जाता है, मोल बन जाता है। आपको याद हो तो मोल = ये भी हो सकता है फॉर्मूले में, मोल = I × T/N × F। आप ऐसे भी यूज़ करते हो मोल बनाने के लिए, सीधा सीधा मोल बन जाते हैं आपको, ठीक है। आप मोल से बाहर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोल बनाने से आप आयतन निकाल सकते हो STP और NTP पर, क्योंकि आपको पता है एक मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22,400 ml या 22.4 लीटर के समथिंग होता है, ये भी निकाला जा सकता है। तो ये भी एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर फैराडे सेकंड नियम की हम लोग बात करें तो फैराडे का सेकंड नियम आता था वो क्या कहता था आपसे, W1/W2 = किसके होता था, E1/E2 के बराबर होता था, E1/E2 के बराबर होता था। एक फॉर्मूला ये भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। या इसकी जगह W1/W2 = Z1/Z2, इसका भी यूज़ किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको बताता हूँ फॉर्मूला। देखिए, इसको फॉर्मूले को और बनाना हो अगर आपको, ध्यान दीजिए, जो E होता है, E को हम लोग क्या करते थे, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट ही तो करते थे हम लोग, सॉरी मॉलिकुलर वेट अपॉन बैलेंस ही तो करते हैं हम लोग। तुल्यांकी भार निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, तुल्यांकी भार निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे आपको पता हो, अणुभार बटे संयोजकता करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज करूँ, ध्यान दीजिए आप, W1/W2 अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, इसको मैं यहाँ पे लिखूँ, इसको कैसे लिखूँगा मैं, अणुभार बटे संयोजकता। तो मॉलिकुलर वेट आपका मान लीजिए मैंने M लिख दिया, अपॉन संयोजकता N1 कर दूँ, और यहाँ पे क्या कर दूँ मैं M2 कर दूँ, और यहाँ पे क्या कर दूँ N2 कर दूँ। नियम कहता था कि सेम मात्रा निकल के आता है, इसको अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है N2/N1। आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, इनमें से किसी भी फॉर्मूले का यूज़ किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और एक बात आपको पहले ही पता रखा है मैंने, 1 मोल इलेक्ट्रॉन = 1 फैराडे = 96,500 कूलाम, ये भी हम लोगों ने ड्राइव किया था कल। इतने फॉर्मूलों की हम लोग बात करते हैं जो हम लोगों को सवाल करने होते हैं। इन सब चीज़ों में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है उस पर आप ध्यान दीजिए। जो अक्सर बच्चे गलत करते हैं उस चीज़ को आप पहले समझ लो तो आपके लिए आसानी होगा। देखिए, इन फॉर्मूलों में जब आप यूज़ करोगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी सबसे ज़्यादा किस चीज़ की, जैसे आपने फॉर्मूला यूज़ करा W/ZIT, एक कॉमन फॉर्मूला, जनरली वही यूज़ किया जाता है। तो अगर आप W/ZIT का यूज़ करोगे तो Z हम लोग क्या लगाते हैं, E/F लगाते हैं। Z हम लोग क्या लगा देते हैं, E/F लगाते हैं, कॉमन सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट E निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, E निकालने के लिए हम लोग करते हैं उसका मॉलिकुलर वेट अपॉन बैलेंसी। ये जो बैलेंसी है, N जो चल रहा है, ये N कभी कभी आपके लिए दिक्कत पैदा करेगा कि कितने से भाग किया जाए, दिक्कत पैदा करता है N, इसलिए N का वैल्यू क्लियर होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तो इस N को भी क्लियर कीजिए तो सवालों को करना आपके लिए आसान होगा, अदरवाइज ये सवाल इतने आसानी से आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है बात। चलिए देखते हैं क्या करना हम लोगों को।
एन कैसे क्लियर करते हैं? सपोज दैट कहीं पे Cl2 गैस रिलीज हो रही है, देखिए कठिन जो पड़ेगा वो केवल यही 2-3 पड़ेंगे, बाकी तो आप कर लोगे। जैसे अगर Na+ की बात करी जाए तो n का वैल्यू 1 लगेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कोई वैलेंसी आपका 1 चल रहा है। Ca+2 की बात करें तो 2 लगेगा वैलेंसी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। Al+3 का 3 लगेगा, और Cl2 का कितना लगेगा? 90% बंदा 1 बोलता है लेकिन 2 लगेगा। O2 के लिए 90% बंदा 2 बोलता है लेकिन 4 लगेगा। ये ध्यान दीजिए बिलसारिया जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। Cl2 2 चलता है, क्यों चलता है? देखिए भाई, एक Cl जो है वो एक Cl क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, बट अकेला Cl का भी कुछ होता नहीं, तो क्या करेगा? 2 Cl लेने पड़ेंगे तो Cl2 बनेगा, और कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे ही O2 1 ऑक्सीजन माइनस का 2 तो 2 ऑक्सीजन माइनस का 4 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इस n का वैल्यू क्लियर करना बहुत ज़रूरी है अगर आप न्यूमेरिकल करना चाहते हो। ठीक है, तो इन वैल्यू को क्लियर कीजिए तभी आप सवाल कर पाएंगे। ठीक, अब मैं आपको जो सवाल बताता हूँ उन सवालों को करने का प्रैक्टिस कीजिए हम लोग। फिर हम लोग एक नया टॉपिक लेंगे, गैल्वेनिक सेल। उस गैल्वेनिक सेल को भी अपन लोगों ने फिनिश करना है बहुत जल्दी। ठीक है, क्योंकि काम बहुत पेंडिंग में जा रहा है और हमको जल्दी से जल्दी इसको फिनिश भी करना है। ठीक है, चलिए तो मैं एक जो सवाल दिखाता हूँ आपको, आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा उस पर। एक सवाल है मेरे पास में इस समय, वो है कि 1 घंटे में KI बिलियन से 10 ग्राम आयोडीन मुक्त करना है। देखिए 1 घंटा दिया हुआ है, T दिया है 1 × 60 × 60 सेकेंड, आप सेकेंड में लगाइए। कह रहा है 1 घंटे में KI बिलियन से, KI है आपका, इससे क्या बनाना है हमको? I2 बनाना है। कितना I2 बनाना है? 10 ग्राम I2 बनाना है। बताइए कितने एम्पियर का धारा, कितने एम्पियर का धारा प्रवाहित करना पड़ेगा, ये सवाल है। देखिए बेटा, जब आप इन सवालों को करो तो एक बात का ध्यान रखो, पहले ये क्लियर कर लिया करो कि एनोड पर कैथोड पर क्या बन रहा है, कितना बन रहा है। सवाल भले ही आप इसके बिना कर लो, आपको सर हम तो इसके बिना भी कर लेंगे सवाल, हमको ऐसा करने की ज़रूरत क्या है। लेकिन अगर आप उसको थ्योरेटिकली सोचोगे कि एनोड और कैथोड पे क्या बन रहा है और कैसे क्या हो रहा है, तो आपको सवाल करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, और दूसरी बात आपका थ्योरेटिकल पोर्शन भी थोड़ा सा कंप्लीट होगा इससे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसको जो कंप्लीट करें तो आप ये जरूर देखा करें कि कैथोड और एनोड पे कौन सी रिएक्शन यहाँ पे फिनिश हो रही है। जैसे ध्यान दीजिए, जब I2 KI से I2 बना हो तो एक्चुअल में हुआ क्या होगा? यही तो हुआ होगा, लेकिन ये कैसे हुआ होगा? ये ऐसे ही तो हुआ होगा, ये ऐसे ही तो हुआ होगा। चलिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कह रहा है कितना एम्पियर का धारा प्रवाहित किया जाए। ध्यान दीजिए, फॉर्मूला लगाता हूँ W = E/F × I × T, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 10 ग्राम हमको चाहिए, ओके। E कितना लगाएंगे? ध्यान दीजिए, E लगता है आपका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। मॉलिक्यूलर वेट कितना यूज़ करेंगे हम? I2 का यूज़ करेंगे। ध्यान दीजिए, KI से कोई मतलब नहीं, जो चीज़ हमको प्राप्त करना होता है, जो भी चीज़ हमारा रिलीज हो रहा होता, चाहे I2 हो, चाहे जैसे आपसे कहा जाए NaCl, और अगर आपसे पूछे बताओ NaCl से कैथोड पर कितना सोडियम मिलेगा, तो आप यहाँ पे इक्विवेलेंट NaCl का नहीं लगाओगे, Na का लगाओगे। जो चीज़ हम लोगों को कैथोड पे या एनोड पर प्राप्त होने जा रही होती है, हम लोग इक्विवेलेंट वेट उसी का यूज़ करते हैं। इस बात को विशेष तरीके से दिमाग में रखना। इक्विवेलेंट वेट उसी का यूज़ करा जाएगा जिसको आपने प्राप्त करना है। NaCl से अगर आपको Na प्राप्त करना है तो मतलब आपको Na से है, Cl से कोई मतलब नहीं है। ठीक है बात? तो यहाँ पे देखिए आपको I2 प्राप्त करना है, तो I2 के लिए जब मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट लगाऊंगा तो I2 का मॉलिक्यूलर वेट हो गया 254। I2 का मॉलिक्यूलर वेट हो गया 254। ठीक है, अपॉन कर दूंगा मैं 2। देखिए I2 का बैलेंस 2 कर दिया, मैंने पहले ही बोला था, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए आप, आवागमन किए गए इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए आप, या आप समझ लीजिए वैलेंसी, आपको जो अच्छा लगे आप वो रख लीजिए। तो 2 होगा यहाँ पे। फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू 96500 लगा दिया। I हमको निकालना है, T हमने लगा दिया यहाँ पे। T हम लोग सेकंड में लगाया करें, इस बात का ध्यान रखिए आप। ठीक है, तो जब आप I कैलकुलेट करोगे तो ये I इसके इक्वल हो जाएगा 254 × 60 × 60, जो आ जाए वो आंसर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से सवाल को कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम दिखाता हूँ आपको, आप ध्यान दीजिए इस चीज़ पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, आपका प्रॉब्लम आपके सामने लिखा हुआ है इस समय। वो प्रॉब्लम क्या है आपका कि Al+3 से हम लोगों को Al का एक इक्वेशन दिया हुआ है। यहाँ पे Al+3 का रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन के बाद में वो क्या बना रहा है? रिडक्शन के बाद में उसने एल्युमिनियम का निर्माण किया है, और आपसे ये कहा जा रहा है कि बताइए जब Al+3 से एल्युमिनियम का निर्माण हुआ है, उस केस में अगर मुझे 5.4 ग्राम एल्युमिनियम चाहिए, 5.4 ग्राम यदि मुझे एल्युमिनियम चाहिए, तो बताइए मुझे कितने कूलाम की आवश्यकता होगी।
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 5.4 ग्राम एल्यूमिनियम चाहिए मुझे, तो बताइए कितने कूलाम का मेरे को आवश्यकता होगा, ये सवाल यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है। और आपको बता दूँ, इस सवाल के आने के चांसेस 99.9% तक होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और बहुत पूछा जाता है पेपर में। ठीक है ना, इसलिए इस क्वेश्चन को ज़बरदस्त तरीके से फोकस करें आप लोग, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, तो चलिए ध्यान दीजिए क्या हुआ इस क्वेश्चन में, इसको देख लीजिए आप। रिएक्शन दिया हुआ है आपका ये, अब हम लोग इसको रिएक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग Al+3 का रिडक्शन हो रहा है और Al बन रहा है, और Al यहाँ पे कितना बन रहा होगा 27 ग्राम। 27 ग्राम इसका एटॉमिक वेट हम लोगों ने लगाया है। तो अब कैसे करोगे देखिए, 27 ग्राम एल्यूमिनियम, ठीक है, 27 ग्राम एल्यूमिनियम कितने से प्राप्त होगा, 3 फैराडे। देखिए मैंने इसको 3 फैराडे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 3 मोल इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए, 3 फैराडे लिख दीजिए, 3 × 96,500 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त होता है 3 फैराडे से, 1 ग्राम प्राप्त होगा 3/27, और इसलिए कितना पूछा है आपका 5.4 पूछा है। तो ये कितने से हो जाएगा 3/27 × 5.4, और ये हो गया 5.4। हम लोग डिवाइड कर दें इसको तो कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0.6 ग्राम एल्यूमिनियम आंसर। एक आसान सा सवाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट इस तरह के सवाल पेपर में आते बहुत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मुझे याद आ रहा है, उस रिएक्शन को कराता हूँ यहाँ पे, इसको ध्यान दीजिए। आज मैं आपको कुछ सवाल भी भेजूंगा, उन सवालों को आप लोगों ने सॉल्व करना है। दिक्कत हो ज़रूर बताएं मुझे, अगर दिक्कत नहीं है तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप सवालों को सीख रहे हैं। सपोज दैट उसने ये कहा है कि MnO4- से बन रहा है Mn2+। एक उन्होंने केवल इतनी सी बात बोली है, उसने बोला है कि बताइए अगर MnO4- से को मुझे Mn में ऑक्सीकृत करना हो, 1 मोल MnO4- का ऑक्सीकरण करने के लिए, पूरा सवाल अगर मैं बोल दूं कि 1 मोल MnO4- का, सॉरी अब ऑक्सीकरण नहीं होगा, अपचयन होगा, तो 1 मोल MnO4- का अपचयन करने के लिए बताइए कितना आवेश चाहिए, कितना धारा प्रवाह करना पड़ेगा, कुछ भी पूछ ले, आवेश को मुक्त करना पड़ेगा, कुछ भी कह दीजिए आप, सॉल्व करिए इसको। क्या करना है, 1 मोल MnO4- का, और इस तरह का क्वेश्चन तो बहुत ही पूछा जाता है। वो एक की जगह 2 मोल बोल सकता है, 3 मोल बोल सकता है, इस बात का कोई फ़र्क नहीं होता। वो यहाँ पे कुछ भी बोलेगा, आपको सॉल्व करना ही होगा उसको। ठीक है, ध्यान दीजिए। पहला काम होगा कि आप इस क्वेश्चन को आप बैलेंस कीजिए। देखिए आप अभी तक ये नहीं बता सकते कि कितने इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे एक्सचेंज होगा, क्या होने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ आप लोगों को, आपको 11th में पढ़ी हुई एक प्रोसेस का यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। प्रोसेस का नाम था आपका क्या, प्रोसेस का क्या नाम था आपका, प्रोसेस का नाम था आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड फॉर रिएक्शन बैलेंस। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देखो, रिडॉक्स वाले चैप्टर में मैंने आयन इलेक्ट्रॉन विधि को समझाया है, उसको देख लीजिए, आपको थोड़ा सा फ़ायदा यहाँ पे मिल जाएगा उसका। तो क्या करना है, यहाँ पे MnO4- से बन रहा है, मान लीजिए Mn2+। MnO4- से क्या बन रहा है आपका, Mn2+ बन रहा है आपका। ठीक है, तो अब ये बना है तो बताइए कि आपको भी बताना है कि कितना मोल इलेक्ट्रॉन या कितने कूलाम आवेश का इंटरचेंज हो रहा है, आवश्यकता है, वगैरह वगैरह। कैसे करें ध्यान दीजिए आप। देखिए 4 ऑक्सीजन चल रहा है, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए इधर 4H2O जोड़ दीजिए। ये नियम भी है और कायदा भी कहता है कि आपके जितने ऑक्सीजन गड़बड़ कर रहे हो उतने H2O जोड़ दीजिए आप, जोड़ दिए 4H2O। इधर क्या कर दिया, 8H पॉजिटिव कर दिया। देखिए 8H हो रहे थे तो यहाँ पे 8H पॉजिटिव का कर दिया, मुझे लगता नहीं इसमें कोई दिक्कत होगा। फिर क्या करना है, प्लस का 8 हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है, प्लस का 8 -1 प्लस 8 -1 प्लस 8 -1, कितना बचा है यहाँ पे, प्लस का 7, कितना बच रहा है, प्लस का 7 बच रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है, प्लस का 2, 7 2, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 5 इलेक्ट्रॉन, यानी 5 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है MnO4- के रिडक्शन के लिए। ठीक है, यानी हमको कितना चाहिए, 1 मोल MnO4- के रिडक्शन के लिए 5 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी क्या चाहिए 5 फैराडे, यानी क्या चाहिए 5 × 96,500 कूलाम आवेश चाहिए। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। एक इक्वेशन और बताता हूँ बढ़िया सी, उस पर ध्यान दीजिए आप। इक्वेशन है आपकी इसी तरीके से, क्योंकि आपको पता हो MnO4 ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो एक ऑक्सीकारक और लेते हैं, उससे भी इस चीज़ को समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। वो ऑक्सीकारक कौन सा है, ध्यान दीजिए। अब हम लोग यूज़ कर रहे हैं Cr2O7- कन्वर्ट इनटू द Cr+3। आपसे कहा जाए बताइए 1 मोल Cr2O7 के अपचयन के लिए कितना फैराडे चाहिए,
ठीक है। 1 मोल Cr2O7 के अपचयन के लिए बताइए कितना फैराडे चाहिए। कैसे किया जाए इस चीज़ को समझो जरा आप। देखिए पहला काम वही एलिमेंट, देखिए 2 एलिमेंट हैं, 2 लगा दीजिए, तत्व बराबर करना पहला काम होता है आयन इलेक्ट्रॉन विधि का। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, वीडियो को जाके देखिए आप वहाँ पे 7 ऑक्सीजन चल रहे हैं यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम लोग 7H2O कर दिए। 14H हो रहे हैं यहाँ पे, तो क्या कर दीजिए 14H प्लस कर दीजिए। 14H चल रहा है तो 14H प्लस कर दीजिए। अब देखिए क्या करना है आप लोगों ने, ध्यान दीजिए इस बात पे। 14H पॉजिटिव यानी 14 प्लस का माइनस का 2, नेगेटिव 2 प्लस का 14 बच रहा है, प्लस का 12, इधर प्लस का 6, प्लस 12 प्लस 6 क्या करूँ मैं 6 इलेक्ट्रॉन। यानी आपको कितने चाहिए 1 मोल के रिडक्शन के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी क्या चाहिए 6 फैराडे चाहिए। ठीक है, याद रखिए यही आंसर हो गया 6 फैराडे। इसमें एक क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है, ये ध्यान रखना आप लोग। जैसे उन्होंने कहा 1 मोल Cr2O7 के रिडक्शन के लिए कितना चाहिए 6 फैराडे चाहिए। अगर आप ये कह देता कि इस रिएक्शन से 1 मोल Cr प्राप्त करना है तो कितने फैराडे चाहिए, तो आंसर 3 आता। आंसर 3 आता। क्यों? क्योंकि आप देखिए 2 मोल प्राप्त करने के लिए 6 फैराडे लग रहे हैं, तो 1 मोल के लिए 3 आएगा, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है बात, इस बात को ध्यान रखिए। एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूँ, ध्यान दीजिए आप। कभी कभी क्वेश्चंस को चेंज करते हैं, वो कैसे चेंज करते हैं उस बात को ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और पेपर में इस तरह के सवालों के आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे उन्होंने क्या कहा कि मान लीजिए 2 एम्पियर की धारा, यानी I = 2 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक, यानी T हो गया 10 मिनट तक, सेकंड की जगह यहाँ पे 60 से मल्टीपल कर दीजिए, सेकंड बन गया। तो 10 मिनट तक प्रवाहित की गई, किस में करी गई NaCl के गलित विलयन में, मेल्टन कंडीशन में NaCl के। बताइए NTP पर कितना क्लोरीन प्राप्त होगा, NTP पर कितना क्लोरीन प्राप्त होगा, क्लोरीन प्राप्त करना है। तो देखिए क्या होता है, क्लोरीन कैसे प्राप्त होता है, ध्यान दीजिए। Cl- के 2 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं Cl2 में, 2 इलेक्ट्रॉन, सब कुछ दिया हुआ है, ध्यान दीजिए आप। W = E/F × I × T। आप चाहो तो मैंने मोल वाला फॉर्मूला बनाया था, डायरेक्ट उसको भी लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहते कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से सीधे बाहर निकालिए। E कितना लगाएंगे, E लगाएंगे हम लोग 71/2 × 96500 इंटू I का वैल्यू कितना हो गया आपका 10 × 60 और I का वैल्यू कितना 2 एम्पियर, तो I लगा दिया 2 एम्पियर, टाइम लगा दिया 10 × 60। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा W निकल के आएगा, यहाँ से हम लोग W निकालेंगे, कुछ भी आ जाए W। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, टाइम खराब होगा। यहाँ पे मान लीजिए आपका 71 ग्राम आ गया, मैं कह रहा हूँ मान लीजिए, ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे आओ कि वाले सारी कैलकुलेशन गलत है। तो मान लीजिए 71 आ गया, आपसे पूछा था उसने, बताइए NTP पर आयतन कितना होगा, तो आप क्या करोगे, पहले इसके मोल बना लीजिए। तो आप चाहो तो मोल यहाँ पे बना सकते थे और चाहो तो यहाँ से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग मोल बनाएंगे, तो मोल बनाने के लिए क्या करेंगे, भार बटे अणुभार। अणुभार 71 यानी क्या हो गया 1 मोल, और आप जानते हो 1 मोल का NTP पर आयतन कितना होता है 22400 ml, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी सवाल कभी कभी वो चेंज कर देता है, ये ध्यान रखने वाली बात होती है, ये आपको देखना होगा। आ रहा है बात समझ में? चलिए, तो ये है फैराडे के कुछ सवाल जो मैंने आप लोगों को बताए, और सवाल मैं आपको आज भेज दूंगा, उन सवालों को सॉल्व करने का आप कोशिश कीजिए। अगर दिक्कत आ रहा है तो मेरे को पर्सनल नंबर पे मैसेज करके बता दीजिए, सवाल मेरे को सेंड कर दीजिए, मैं एक वीडियो अलग से बना के न्यूमेरिकल्स का आपके पास में पहुँचा दूँगा, ताकि वो सवाल आप कर सको। लेकिन बेटा प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करें, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, ये तय मानिए आप। आ रहा है बात समझ में? कर सकते हैं हम लोग। एक बात मैं आपको और बता दूं, इसमें थोड़ा सा था, वो है आपका कैपेसिटी। कभी कभी ये पूछ लेता है कि बताइए इलेक्ट्रिक की कैपेसिटी क्या है, कितना इलेक्ट्रिक खर्च हुआ। धारा की कैपेसिटी पूछता है कि धारा का कैपेसिटी क्या है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। उन्होंने पूछा था कि धारा का कैपेसिटी बताओ। जैसे एक सवाल ही दिया हुआ है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में 3 एम्पियर का धारा, तो CuSO4 के सॉल्यूशन में 3 एम्पियर का धारा प्रवाहित किया गया, कहाँ तक 2 घंटे तक प्रवाहित किया है हम लोगों ने। तो बताइए 3 ग्राम कॉपर प्राप्त हुआ हम लोगों को। तो कह रहा है धारा दक्षता बताइए, यानी इलेक्ट्रिक का कैपेसिटी बताइए। धारा दक्षता की बात कर रहा है, ये कह रहा है आपसे इलेक्ट्रिक कैपेसिटी बताइए। इसका तात्पर्य क्या है, तात्पर्य समझिए। देखिए
ये ज़रूरी नहीं है कि जितना धारा हम लोगों ने दे दिया उतनी सारी की सारा इलेक्ट्रिसिटी का वहाँ पे प्रयोग हो जाएगा, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए मेरा वर्कआउट करने का जो रेगुलर वर्कआउट जो करता हूँ मैं आपका फिजिकली चाहे मेंटली, लगभग मैं 24 आवर में से 18 घंटे का वर्कआउट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इस समय की बात करूँ, चूँकि कोरोना के चक्कर में सब कुछ बर्बाद हो गया, तो मान लीजिए इस समय का जो मेरा वर्कआउट है वो 18 की जगह मान लीजिए 10 घंटे का रह गया। मेरा कैपेसिटी मैक्सिमम कितना है? 18 घंटे का। मुझे केवल 6 घंटे का नींद चाहिए, 18 घंटे का कैपेसिटी है मेरा। बट इस समय कितना वर्कआउट कर रहा हूँ? मात्र 10 घंटे का मेरा वर्कआउट है। यानी टोटल वर्कआउट का मैं कितना परसेंट कर रहा हूँ? तो कैसे निकालो? 10/18 इंटू 100। सेम काम यहाँ पे कि मैक्सिमम धारा कितना दे रहे हैं हम लोग? 2 एम्पियर का धारा हम लोग यहाँ पे यूज 3 एम्पियर का धारा हम लोगों ने मैक्सिमम दिया हुआ है। लेकिन एक्चुअल में धारा का यूज़ कितना है, आप पहले ये निकाल लीजिए। तो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। W इज इक्वल टू वही फॉर्मूला मैं दोबारा यूज़ कर रहा हूँ, मेरा फेवरेट फार्मूला ये। W कितना हुआ यहाँ से? 3 ग्राम, ठीक है। E की वैल्यू लगा दे रहा हूँ 63.5/2। इक्विवेलेंट वेट लगाना है हम लोगों को। कॉपर की बात चली इसलिए कॉपर का ही लगाया है। और यहाँ से आप आई निकाल लाइए, 2 × 60 × 60, ठीक है। यहाँ से आप आई निकाल लाइए। मैं आई, देखो आई दिया हुआ है, लेकिन ये मैक्सिमम आई है। इतना तो उन्होंने पास कराया ही कराया है, ठीक है बात। इतना तो उन्होंने पास कराया है, तो हम लोगों ने क्या करना? हम लोगों ने यूज़ कितना किया है? वो यूज़ किया हम लोगों ने इतना यूज़ किया। अब जब आप कैपेसिटी निकालोगे तो कैपेसिटी को कैसे निकालेंगे हम लोग? यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेट करके निकालिए। और कैपेसिटी को निकालेंगे हम लोग कैसे? यहाँ से जो भी वैल्यू आएगा, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगा वो क्या है? प्रयोग किया गया। उसे हम लोगों ने क्या किया है? प्रयोग किया गया। और ये कैसा है? ये है मैक्सिमम। इतना मैक्सिमम है तो हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग किया गया अपॉन में क्या चला जाएगा? कुल, या कह दीजिए अधिकतम कितना धारा दिया हुआ है इनटू में 100 कर दीजिए। जो आ जाए वो परसेंटेज में आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है। इस बात को भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पे करते हैं। आप लोग इसको करके ज़रूर देखें, और न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत हो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि अब मैं जो टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ उसका इससे यहाँ पे कोई संबंध नहीं रहेगा। एक नए सिरे से हम लोग शुरू करने जा रहा हूँ। मैंने इससे पहले आप लोगों को सिखाया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस मैंने आपको बताया कि कितना कैथोड पे कौन चला जाता है, एनोड पे कौन चला जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। उसके बाद में हम लोगों ने इस बारे में बात किया था कि कौन की कितनी मात्रा हम लोगों को प्राप्त होगी फैराडे के द्वारा। और अब हम लोग बात करेंगे गैल्वेनिक सेल की। यानी अब तक हम लोग क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रिक की सहायता से या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहे थे। अब हमारा जो काम होगा वो होगा केमिकल एनर्जी को किस प्रकार इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाए। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो न्यूमेरिकल्स को प्लीज़ फटाफट ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि आज ही हम लोगों को ये टॉपिक शुरू करना है गैल्वेनिक सेल वाला। तो प्लीज़ 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 न्यूमेरिकल्स आज ही कंप्लीट कीजिए, जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए। मैं भेज रहा हूँ न्यूमेरिकल्स आपके पास में, वो कंप्लीट कीजिए, फिर हम लोग शुरू करेंगे क्या? गैल्वेनिक सेल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।